हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्यों में पोषण की प्रक्रिया किन किन चरणों में होती है, साथ ही एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों में पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है उसे देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पोषण क्या होता है? तो जीवधारियों में पाया जाने वाला यह एक प्रकार का अनिवार्य जैविक क्रिया होती है। जीव जब भोजन के रूप में बाहरी वातावरण से भोजन प्राप्त करता है तो वह भोजन अपघटित होकर ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है और इसी ऊर्जा का उपयोग जीवधारी के द्वारा विभिन्न कार्यों जैसे उपापचय क्रिया और जीवधारी के वृद्धि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को कहा जाता है पोषण। पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? तो जीवधारियों के वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के विभिन्न प्रकार के उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए, साथ ही टूटे फूटे ऊतकों के मरम्मत के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब हम पोषण के प्रकार देख लेते हैं कि पोषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला पोषण होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है परपोषी पोषण, तीसरा होता है सहजीवी पोषण और चौथा होता है कीटभक्षी पोषण। यह जो है नाम से क्लियर है। स्वपोषी पोषण मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, यह अपने भोजन के लिए दूसरे जीव या फिर पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। उसके पश्चात होता है सहजीवी, अर्थात जब कोई दो जीव या पेड़ पौधे या जीवाणु आपस में मिलकर सहजीविता के माध्यम से आपस में भोजन का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को पोषण प्रदान करते हैं, तो वह सहजीविता के अंतर्गत आती है और ऐसे जीवों को सहजीवी कहा जाता है। अगला होता है कीटभक्षी, अर्थात ऐसे जीव जो कीटों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अंतर्गत पेड़ पौधे भी आते हैं जो कि कीटों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो चलिए हम इसे विस्तार से देखते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं उसे देखते हैं। तो सबसे पहला हम स्वपोषी के बारे में पढ़ते हैं। स्वपोषी किसे कहा जाता है? तो ऐसे जीव या पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उसे स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सूर्य के प्रकाश और जल के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। पौधों में अकार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हम अगले वीडियो में प्रकाश संश्लेषण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसे हम संक्षेप में देख लेते हैं अभी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल के माध्यम से पेड़ पौधों के द्वारा जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। इसमें जो सरल कार्बनिक पदार्थ होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित होते हैं और जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह पेड़ पौधों के द्वारा तुरंत उपयोग नहीं किया जाता। पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह मंड के रूप में संचित होती है। इसे हमें याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के पश्चात जो उत्पाद प्राप्त होता है, जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वह मंड के रूप में संचित होती है। जब कभी पेड़ पौधों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह इसी मंड को ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है। पेड़ पौधों के साथ साथ मनुष्यों में भी इस प्रकार की प्रक्रिया पाई जाती है। मनुष्यों में जो कुल ऊर्जा होती है उसमें से कुछ ऊर्जा को ग्लाइकोजन के रूप में हमारा शरीर संचित करता है और ज़रूरत पड़ने पर इसी ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। यह परीक्षा में पूछा जा चुका है कि मनुष्य के शरीर में कुछ ऊर्जा किस रूप में संचित होती है जिसे ज़रूरत पड़ने पर उपयोग किया जाता है, तो वह ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है और उसे ज़रूरत पड़ने पर उपयोग किया जाता है। पौधों की पत्तियां होती है, उसमें हरे बिंदु कोशिकांग होते हैं जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। अब हम विषमपोषी के बारे में पढ़ते हैं। विषमपोषी क्या होता है? इसके अंतर्गत वे सभी जीव आते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, यह अपने भोजन के लिए स्वपोषी जीवों पर आश्रित होते हैं, तो उसे कहा जाता है विषमपोषी या परपोषी। इसके अंतर्गत जंतु और कवक आते हैं। कवक के अंतर्गत फफूंदी, ईस्ट और मशरूम, ये तीनों कवक का उदाहरण हैं। तो ये सभी परपोषी या विषमपोषी के अंतर्गत आते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये अपने भोजन के लिए स्वपोषी जीवों पर आश्रित होते हैं। विषमपोषी की प्रक्रिया में जीव जो है वह जटिल भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है और उसे सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित करता है। मनुष्य भी विषमपोषी के अंतर्गत आता है। यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, यह अपना भोजन के लिए पेड़ पौधों या जीव जंतुओं पर आश्रित होता है। विषमपोषी की प्रक्रिया में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे जीव जंतु के द्वारा वृद्धि हेतु कार्य में किया जाता है। मनुष्यों में भी इस प्रकार की प्रक्रिया होती है जो कि जैव उत्प्रेरक एंजाइम के माध्यम से संचालित होती है।
इसे हमें याद रखना है कि मनुष्य के जो पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया होती है वह एंजाइमों जैव उत्प्रेरक के माध्यम से संचालित होती है। परपोषी के प्रकार क्या होते हैं? तो परपोषी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्राणी संभोजी, दूसरा होता है परजीवी और तीसरा होता है मृतोपजीवी। मनुष्य जो है प्राणी संभोजी के अंतर्गत आता है। मनुष्य के साथ साथ अमीबा और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु प्राणी संभोजी के अंतर्गत आते हैं। प्राणी संभोजी में विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से, जैसे अंतःग्रहण, स्वांगीकरण, अवशोषण, इन सभी प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य के जो भोजन की पाचन की प्रक्रिया होती है, ये सभी प्रक्रिया होने के कारण उसे प्राणी संभोजी के अंतर्गत रखा गया है। अब हम अगला पोषण देखते हैं, सहजीवी पोषण क्या होता है। सहजीवी पोषण हमने अभी बताया कि जब दो जीव एक दूसरे से आपस में संयुक्त रूप से जीवन यापन करते हैं, पहले जीव का जो पोषण या भोजन होता है वह दूसरा जीव और दूसरे जीव के द्वारा कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसे पहला जीव ग्रहण करता है। इन दोनों को संयुक्त रूप से सहजीविता कहा जाता है और ये जीवन यापन की एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है सहजीविता। सहजीविता के अंतर्गत हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे लाइकेन होता है। लाइकेन जो शैवाल और कवक को संयुक्त रूप से लाइकेन कहा जाता है। इसे हमें याद रखना है कि लाइकेन का उपयोग हम पीएच मान ज्ञात करने के लिए भी करते हैं। लाइकेन किन दो जीवों का मिश्रण होता है? तो वह शैवाल और कवक को संयुक्त रूप से लाइकेन कहा जाता है। राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम एक प्रकार का सहजीवी पोषण के अंतर्गत आने वाला जीव होता है जो कि मटर कुल या दलहन कुल के पौधों को नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अगला हम देखते हैं कीटभक्षी। इसके अंतर्गत दलदली क्षेत्र में रहने वाले ऐसे पौधे आते हैं जो कि भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं, परंतु दलदली क्षेत्रों में नाइट्रोजन की कमी होती है तो वह नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के कीटों का शिकार करती है, तो इसे कीटभक्षी पौधे कहा जाता है। कीटभक्षी पौधे का उदाहरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहला आता है घप्पड़नी, दूसरा है ड्रोसेरा और तीसरा है ब्लेंडर वर्ट। इस उदाहरण को हमें याद रखना है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है, तो ये तीनों को उदाहरण को याद रखना है। पहला है घप्पड़नी, दूसरा है ड्रोसेरा और तीसरा है ब्लेंडर वर्ट। अब हम अगला देखते हैं परपोषी पोषण के प्रकार। हमने अभी देखा कि परपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं, प्राणी संभोजी, परजीवी और मृतोपजीवी। तो ये क्या होते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले हम प्राणी संभोजी के बारे में पढ़ते हैं। इसके उदाहरण के अंतर्गत मनुष्य, अमीबा और जंतु आते हैं। ये सभी प्राणी संभोजी के अंतर्गत आते हैं। इसे हमें याद रखना है कि अमीबा भी प्राणी संभोजी के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करता है। प्राणी संभोजी प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले जीव और मनुष्य भोजन को ठोस या अर्ध ठोस के रूप में ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहा जाता है। अंतःग्रहण के माध्यम से मनुष्य, जंतु भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। उसके पश्चात शरीर के अंदर पाचन की प्रक्रिया होती है। पाचन की प्रक्रिया होने के पश्चात जो पोषक पदार्थ होते हैं उन्हें अवशोषित किया जाता है। उसके पश्चात स्वांगीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से उसे शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है, रक्त और लसिका के माध्यम से। उसके पश्चात उसे अपचित भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इन सभी प्रक्रिया के आधार पर मनुष्य, अमीबा और जंतु को प्राणी संभोजी के अंतर्गत रखा गया है। इन सभी प्रक्रिया को हम आगे विस्तार से देखेंगे कि अंतःग्रहण क्या होता है, स्वांगीकरण क्या होता है, अवशोषण क्या होता है। अगला हम देखते हैं परजीवी क्या होता है। तो परजीवी 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी। इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो कि अपना पोषण जो है दूसरे जीवों के शरीर के बाह्य रूप में या आंतरिक रूप में परजीवी के रूप में प्राप्त करते हैं। बाह्य परजीवी के अंतर्गत जू, खटमल और जोक आते हैं। इस उदाहरण को हमें याद रखना है। यह उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है कि बाह्य परजीवी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो जू, खटमल और जोक बाह्य परजीवी के अंतर्गत आते हैं, जबकि आंतरिक परजीवी के अंतर्गत एस्केरेटिस और टीनिया सोलियम आते हैं। ये दोनों आंतरिक परजीवी के उदाहरण हैं। इन उदाहरणों को हमें याद रखना है। बाह्य परजीवी के अंतर्गत जू, खटमल और जोक आते हैं, जबकि आंतरिक परजीवी के अंतर्गत एस्केरेटिस और टीनिया सोलियम आते हैं। अगला हम पढ़ते हैं मृतोपजीवी क्या होते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना पोषण या भोजन मृत और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं तो उसे कहा जाता है मृतोपजीवी। इसके उदाहरण को हमें याद रखना है। इसके अंतर्गत आते हैं कवक, जीवाणु और राइजोपस। ये तीनों मृतोपजीवी का उदाहरण है। ये अपना भोजन मृत सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। खाद्य निर्माण की प्रक्रिया भी मृतोपजीवी के माध्यम से संपन्न होती है, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में
खाद का निर्माण किया जाता है। अब हम देखते हैं कि मानव शरीर के पाचन की प्रक्रिया में कौन कौन से ग्रंथि पाए जाते हैं और वह कहाँ स्थित होते हैं। ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर के ऐसे भाग को ग्रंथि कहा जाता है जो कि विकास और पोषण के लिए आवश्यक हार्मोन्स और रसायनों का स्त्राव करता है, उसे ग्रंथि कहा जाता है। ग्रंथि दो प्रकार के होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि। हमारे सिलेबस में पाचन की प्रक्रिया के अंतर्गत पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है, तो हम केवल पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसे हमें याद रखना है कि ग्रंथि क्या होती है। तो मनुष्य के शरीर में विकास और पोषण के लिए आवश्यक हार्मोन्स और रसायनों का स्त्राव जो है ग्रंथि के माध्यम से होता है। मनुष्य में पाचन ग्रंथि कौन कौन सी होती है? यह दो प्रकार की होती है, आंतरिक ग्रंथि और दूसरी होती है बाह्य ग्रंथि। आंतरिक ग्रंथि के अंतर्गत श्लेष्मा ग्रंथि, जठर ग्रंथि, आंत्र ग्रंथि या बुनर्स ग्रंथि आती हैं। ये तीनों ग्रंथि आंतरिक ग्रंथि के अंतर्गत आती हैं। श्लेष्मा ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो यह आहार नाल की दीवारों पर पाई जाती है। जैसे हम आगे देखेंगे, आहार नाल होती है, उसकी दीवारों पर श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। अगला होता है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि अमाशय की दीवार पर पाया जाता है। इसे हमें याद रखना है कि श्लेष्मा ग्रंथि आहार नाल की दीवारों पर पाया जाता है, जबकि जठर ग्रंथि अमाशय की दीवारों पर पाया जाता है। अगला दिया है ब्रूनर्स या लिबरकुन ग्रंथि। यह कहाँ पाई जाती है? तो यह आंत्र की दीवारों पर पाया जाता है और इसे आंत्र ग्रंथि कहा जाता है। आंत्र मतलब होता है आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत की दीवारों पर यह ग्रंथि पाई जाती है। परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि श्लेष्मा ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो यह आहार नाल की दीवारों पर पाई जाती है। वैसे ही जठर ग्रंथि और अगला ग्रंथि लिबरकुन ग्रंथि को हमें याद रखना है कि यह कहाँ स्थित होती है। अगला है बाह्य ग्रंथि। बाह्य ग्रंथि के अंतर्गत लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, इन तीनों ग्रंथियों को हमें याद रखना है कि ये तीनों बाह्य ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं। लार ग्रंथि में कौन कौन सी चीज़ शामिल होते हैं? तो सबसे पहला होता है सबलिंगुवन, दूसरा होता है सब मैक्सिलरी और तीसरा होता है पैरोटिड ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथियाँ लार ग्रंथि के अंतर्गत आती है, सबलिंगुवन, सब मैक्सिलरी और पैरोटिड ग्रंथि। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जो भोजन का लुगदी होता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य टाइलिन के माध्यम से होता है। और साथ ही लार जो है वह जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पर आक्रमण करता है और उसे नष्ट कर देता है। भोजन के साथ साथ बहुत से ऐसे जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जिन्हें लार के माध्यम से, लार में पाए जाने वाले विभिन्न हार्मोन्स के माध्यम से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पर आक्रमण किया जाता है और उसे नष्ट कर दिया जाता है। अगला है यकृत। यह हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। इसे हमें याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत है और यकृत के माध्यम से पित्त रस का स्त्राव होता है। ये दोनों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत है। यकृत के माध्यम से किस पाचक रस का स्त्राव होता है? तो पित्त रस का स्त्राव यकृत के माध्यम से होता है। यह जो है भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। अगला है अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है? तो अग्नाशय एक गुलाबी रंग की पाचक ग्रंथि होती है। अभी हम आगे मानव पाचन तंत्र की संरचना देखेंगे तो उसमें इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे कि लार ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है, यकृत कहाँ पर होता है, अग्नाशय क्या होता है, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। अग्नाशय एक गुलाबी रंग की पाचक ग्रंथि होती है और इसके माध्यम से अग्नाशयी रस स्त्रावित होती है। अब हम प्राणी संभोजी पोषण के अंतर्गत विभिन्न चरणों को देख लेते हैं कि यह प्रक्रिया किन किन चरणों में संपन्न होती है। यह प्रक्रिया एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है। पहली प्रक्रिया होती है अंतःग्रहण, दूसरी होती है पाचन, तीसरी होती है अवशोषण, चौथी होती है स्वांगीकरण और पांचवी होती है बहिक्षेपण। प्राणी संभोजी पोषण के अंतर्गत मनुष्य आते हैं तो मनुष्य में जो पाचन की प्रक्रिया होती है वह 5 चरणों में पूर्ण होती है। तो हम एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहला हम अंतःग्रहण देखते हैं। अंतःग्रहण की प्रक्रिया क्या होती है? तो जब मनुष्य भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है अंतःग्रहण। इसमें जो है मुख, जीभ और दांत, इन तीनों को शामिल किया गया है। अंतःग्रहण की प्रक्रिया में ये तीनों कार्य करते हैं। हम मुख, जीभ और दांत के माध्यम से भोजन को ग्रहण करते हैं। उसके पश्चात दूसरा चरण होता है, उसे कहा जाता है पाचन। पाचन की प्रक्रिया में एंजाइमों की मदद से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में अपघटित किया जाता है और यह एंजाइम के माध्यम से होता है। एंजाइम एक प्रकार का कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होता है जो कि रासायनिक रूप से एक प्रकार का प्रोटीन होता है। इसे हमें याद रखना है कि जो एंजाइम होता है वह एक कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होता है और यह रासायनिक रूप से एक प्रकार का प्रोटीन होता है।
मनुष्य जब भोजन ग्रहण करता है तो उस भोजन को वह सीधे रूप में उपयोग नहीं कर पाता। यह बहुत ही जटिल रूप में होती है और इस जटिल रूप को सरल रूप में परिवर्तित करने का कार्य एंजाइमों के माध्यम से होता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें मूल रूप से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होता है, जो कि एक प्रकार का जटिल पदार्थ होते हैं, और इन जटिल पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों अर्थात ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसा में परिवर्तित करने का कार्य एंजाइमों के माध्यम से होता है। और यह परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है पाचन। विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का स्त्रावण विभिन्न प्रकार के पाचक ग्रंथियों के माध्यम से की जाती है, जो कि मनुष्य के पाचन में सहायता करते हैं। अब हम अगला देखते हैं अवशोषण। तो भोजन के ग्रहण के पश्चात एंजाइमों के माध्यम से जब पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो उसके माध्यम से प्राप्त हुए ग्लूकोज, अमीनो अम्ल का अवशोषण जिस माध्यम से किया जाता है उस प्रक्रिया को कहा जाता है अवशोषण। तो यह अवशोषण की प्रक्रिया जो है विभिन्न माध्यम से होती है। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले मुख के माध्यम से अवशोषण होता है। अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, इन सभी के माध्यम से अवशोषण की प्रक्रिया होती है। पाचन की प्रक्रिया के पश्चात जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उसे यांत्रिक म्यूकोसा के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अवशोषण की प्रक्रिया यांत्रिक म्यूकोसा के माध्यम से होती है, जो कि अवशोषण के पश्चात पदार्थों को रक्त और लसिका, जो कि हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र होते हैं, अर्थात जो परिवहन का कार्य करते हैं, रक्त और लसिका जो पोषक पदार्थ होते हैं उसको शरीर के विभिन्न भागों के ऊतकों तक पहुँचाने का कार्य करती है। तो अवशोषण की प्रक्रिया के पश्चात वह रक्त और लसिका के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाती है। पाचन की प्रक्रिया के पश्चात जो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और क्लोराइड आयन विसरण की प्रक्रिया के माध्यम से रक्त में पहुंच जाती है और रक्त उसे शरीर के विभिन्न भागों के ऊतकों तक पहुंचाती है। जो अवशोषण की प्रक्रिया मैंने अभी बताया कि यह आहार नाल की दीवारों के माध्यम से होती है और आहार नाल की दीवारों के माध्यम से अवशोषण के पश्चात उसे रक्त में मिला दिया जाता है और जो अपचित भोजन होता है उसे बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। हम अगले वीडियो में मानव पाचन की संरचना के साथ साथ उसकी सारी प्रक्रिया को देखेंगे कि भोजन मुख से ग्रहण करने के पश्चात वह बड़ी आंत तक कैसे पहुंचता है और कहां पर कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं, एंजाइम स्रावित होते हैं और यह प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती है। अभी हम केवल अवशोषण के बारे में देख रहे हैं कि अवशोषण की प्रक्रिया में पोषक पदार्थों को किस प्रकार अवशोषित किया जाता है। अपचित भोजन होता है वह बड़ी आंत में एकत्रित होने के पश्चात गुदा द्वार के माध्यम से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। मनुष्य में अवशोषण की प्रक्रिया विभिन्न भागों में होती है। जैसे मुख में अगर कोई हम दवाई को ग्रहण करते हैं तो उसका अवशोषण जीभ के माध्यम से होता है। जीभ की सतह पर म्यूकोसा स्थित होता है। दवाई या औषधि को अवशोषण करने का कार्य मुख में होता है और जीभ में पाया जाने वाला म्यूकोसा के माध्यम से होता है। अमाशय के माध्यम से एल्कोहल और शर्करा का अवशोषण होता है। उसके पश्चात है छोटी आंत, जो कि पोषक तत्वों का सबसे अधिक अवशोषण करता है। हमारे शरीर का एक प्रमुख अवशोषक अंग जो है वह छोटी आंत है। छोटी आंत के माध्यम से भोजन का सबसे अधिक अवशोषण होता है। भोजन में उपस्थित ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वसी अम्ल, ग्लिसरॉल और अमीनो अम्ल, इन सभी का अवशोषण जो है छोटी आंत के माध्यम से होता है। यहाँ पर हम म्यूकोसा का बार बार यूज कर रहे हैं। म्यूकोसा क्या होती है? हमारे शरीर की वाहिनियाँ जो होती है वह बहुत सारे लेयर में बनी होती है, 4 प्रकार के लेयर से। तो उसमें एक होता है म्यूकोसा, जो कि लेयर के रूप में होता है और यह अवशोषण का एक प्रमुख कार्य करता है। छोटी आंत में अवशोषण के पश्चात भोजन जो है बड़ी आंत में जाता है और वहाँ पर भी कुछ मात्रा में खनिज और जल का अवशोषण होता है। उसके पश्चात अगली प्रक्रिया होती है स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? भोज्य पदार्थ के अवशोषण की प्रक्रिया के पश्चात परिसंचरण तंत्र, अर्थात जो द्रव होते हैं रक्त और लसिका, उसके माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पोषक पदार्थों को पहुंचाने की प्रक्रिया को कहा जाता है स्वांगीकरण। और यह पोषक पदार्थ विभिन्न कोशिका और ऊतकों तक पहुंचने के पश्चात कोशिका के द्वारा उसका सीधा उपयोग नहीं किया जाता। कोशिका के द्वारा उसे नए पदार्थ प्रोटीन, वसा और लिपिड अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। उसके पश्चात कोशिका के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है और विभिन्न कार्यों को संचालित करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वह इन पोषक पदार्थों को अपने लिए उपयोगी पोषक पदार्थ जैसे प्रोटीन, वसा और लिपिड अम्ल में परिवर्तित करता है। उसके पश्चात इसका उपयोग करता है। अगला प्रक्रिया है बहिर्क्षेपण। यह अंतिम चरण होता है। इसमें जो अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं उसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। बड़ी आंत इसमें एक प्रमुख भूमिका निभाता है। बड़ी आंत का एक भाग होता है
जिसे मलाशय कहा जाता है, वहाँ पर जो है मल अस्थायी रूप से एकत्रित होता है और उसे गुदाद्वार के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो मनुष्य में जो पाचन की प्रक्रिया होती है वह 5 चरणों में पूर्ण होती है, जिसे हमने देखा। अब हम अगला अमीबा में पाचन की प्रक्रिया देख लेते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया जैसे परिसंचरण, श्वसन आदि सभी एक कोशिका के माध्यम से संचालित होते हैं। तो हम इसके पाचन की प्रक्रिया देख लेते हैं। अमीबा में जो भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है वह होता है शैवाल और जीवाणु। अमीबा शैवाल और जीवाणुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करता है और वह कुटपाद के माध्यम से भोजन को ग्रहण करता है, जिसे पादाप भी कहा जाता है। इसे हमें याद रखना है कि अमीबा जो है कुटपाद के माध्यम से भोजन को ग्रहण करता है। इसकी संरचना हम आगे देखेंगे कि अमीबा में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। अमीबा में जो अंतःग्रहण की प्रक्रिया होती है वह परिग्रहण के माध्यम से होता है। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अमीबा में अंतःग्रहण की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है, तो वह परिग्रहण द्वारा होता है, जबकि जो बहिष्करण होता है वह कोशिका वमन द्वारा होता है। अमीबा जब भोजन को अंदर ग्रहण करता है कुटपाद के माध्यम से, तो यह प्रक्रिया जो होती है उसे कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। इसे हमें याद रखना है कि अमीबा के कुटपाद के द्वारा जो भोजन को अंदर ग्रहण किया जाता है उस प्रक्रिया को कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। अमीबा में कोशिकीय सतह होती है, में अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन को ग्रहण किया जाता है। मनुष्यों की तरह ही अमीबा में भी पाचन की प्रक्रिया उसी प्रकार होती है। वह सबसे पहले भोजन को अंतःग्रहण के माध्यम से ग्रहण करता है और बहिष्करण के माध्यम से वह शरीर से बाहर निकाल देता है। अमीबा के माध्यम से जो भोजन ग्रहण करता है वह जटिल पदार्थों के रूप में होता है, जिसे कि सरल पदार्थों में विघटित करता है। यह विघटन का कार्य खाद्य रिक्तिका के माध्यम से होता है। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों को विघटित करके सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। अमीबा में विभिन्न कार्यों का संचालन विसरण के माध्यम से होता है। अमीबा के अंदर पाया जाने वाला कोशिका द्रव विसरित हो जाता है और जो अपच भोज्य पदार्थ होते हैं वह उसके शरीर की सतह की ओर गति करते हैं और शरीर से बाहर निष्कासित हो जाते हैं। इसे हम देख लेते हैं कि ये कोई अमीबा है। यहाँ पर सबसे पहले कुटपाद के माध्यम से भोजन शरीर के अंदर अमीबा के अंदर प्रवेश करता है। उसके पश्चात यह खाद्य रिक्तिका में एकत्रित होकर जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित किया जाता है और उसके पश्चात विसरण की प्रक्रिया होती है, जिसमें जो अपच पदार्थ होते हैं वह सतह की ओर गति करते हैं और सतह से वह बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार जो है अमीबा अपने शरीर के अपच भोज्य पदार्थों का बहिष्करण करता है। अब हम इसकी संरचना देख लेते हैं कि भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो जब अमीबा के ऊपर कोई भोज्य पदार्थ जैसे कवक या जीवाणु आ जाते हैं तो उसके द्वारा कुटपाद का निर्माण किया जाता है। ऐसी संरचना बनाई जाती है जिससे कुटपाद कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है जीवाणु या कवक उपस्थित होते हैं जो कि कुटपाद के माध्यम से उसे अंदर लिया जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुटपाद के माध्यम से वह अमीबा के अंदर प्रवेश कर रहा है और यहाँ पर अंत में वह अमीबा के अंदर प्रवेश कर चुका है। जब भोज्य पदार्थ अमीबा के ऊपर आ जाता है तो कुटपाद के माध्यम से उसे भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। खाद्य पदार्थों के अंदर आने की प्रक्रिया को परिग्रहण कहा जाता है। हमने अभी देखा कि अंतःग्रहण की प्रक्रिया को परिग्रहण कहा जाता है। इन खाद्य पदार्थों को जटिल भोज्य पदार्थों को सरल में परिवर्तित किया जाता है और यह किसकी सहायता से किया जाता है, यह एंजाइम या विकर की सहायता से किया जाता है। अमीबा में भोजन के पाचन की प्रक्रिया भी मनुष्य के समान एंजाइम, जिसे विकर कहा जाता है, के माध्यम से संचालित होता है। भोजन जब पच जाता है तो उससे जो पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं वह जीव द्रव में मिल जाते हैं। जो अपचा भोजन होता है वह रसधानी या रिक्तिका के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। हमने देखा कि बहिष्करण की प्रक्रिया को कहा जाता है कोशिका वमन। इस प्रक्रिया को कहा जाता है कोशिका वमन, अर्थात अपच भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया है जिसे कोशिका वमन कहा जाता है। अमीबा में जो पोषण की प्रक्रिया होती है वह प्राणी संभोजी के माध्यम से होती है। मनुष्य, जंतु और साथ में अमीबा भी जो भोजन की प्रक्रिया होती है, पाचन की प्रक्रिया होती है, वह प्राणी संभोजी होती है। इसमें विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया जैसे अंतःग्रहण, स्वांगीकरण, अवशोषण और बहिष्करण, इन सभी प्रक्रिया के माध्यम से पाचन की प्रक्रिया संचालित होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बहुकोशिकीय जीवों में पाचन की प्रक्रिया और मनुष्य के पाचन तंत्र की संरचना और उसके अंतर्गत भोजन के मुख से लेकर गुदाद्वार तक की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो
आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।